नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। पुलिस भर्ती परीक्षा में हिंदी का अपना बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी हिंदी ठीक ठाक हो जाती है तो आपका स्कोर बहुत ऊंचा हो सकता है। आइए देखते हैं कि पुलिस भर्ती परीक्षा में हिंदी का क्या पाठ्यक्रम है, क्या क्या हिंदी के क्षेत्र से आपसे प्रश्न किया जाएगा और उसके बाद हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम, एक तो भर्ती अब ऐसे लिखी जाएगी जैसा मैंने लिखा है, भरता पर बड़ी अलग अलग। ये जो पहले रेफ चलता था, अब आधुनिक हिंदी ने इसे रिजेक्ट कर दिया है, इसे अस्वीकार कर दिया है। भर्ती अब ऐसे लिखी जाएगी। मैंने दोनों शब्द लिख दिए हैं इसी के कारण। देखें, हमारा जो सिलेबस है वो पहला पॉइंट है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, दूसरा पॉइंट है हमारा वर्णमाला, तीसरा है तद्भव तत्सम शब्द, चौथा पॉइंट है पर्यायवाची और विलोम शब्द, पांचवा है अनेकार्थी शब्द, छठा कई शब्दों के लिए एक शब्द, सातवां है अशुद्ध शब्द, आठवां है वाक्य शुद्धि, नवां पॉइंट है हमारा लिंग और वचन, 10वां पॉइंट है कारक, 11वां पॉइंट है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और इससे कम से कम 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 12वां टॉपिक है आपका वाच्य परिवर्तन, 13वां उपसर्ग और प्रत्यय, 14वां पॉइंट है संधि, 15वां मैंने दिया है समास, 16वां पॉइंट है काल, 17वां है रस छंद अलंकार, 18वां पॉइंट है मुहावरे और लोकोक्तियां, 19वां है विराम चिन्ह। कम से कम 2 प्रश्न विराम चिन्ह से पूछे जाएंगे। पिछली परीक्षा जो आपकी रद्द हो गई है उसमें 2 प्रश्न विराम चिन्हों से थे और बहुत आसान थे। जिसने ठीक से पढ़ लिया होगा उसके दोनों सही हो गए होंगे, नहीं तो बात पछताने से ही रह जाती है। 20वां देखिए प्रमुख पुस्तकें और लेखक, इसी में सामान्य हिंदी भी आ जाएगी। हिंदी के प्रमुख काल कौन कौन से हैं। 21वां पुरस्कार और सम्मान, पुरस्कार और सम्मान से एक प्रश्न आएगा। हिंदी के कई तरह के पुरस्कार हैं और कई तरह के सम्मान हिंदी कवियों हिंदी साहित्यकारों को दिए जाते हैं, तो इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा। और विविध में कई तरह की चीज़ें आ जाएंगी। पूरे हिंदी साहित्य से, पूरे हिंदी भाषा और साहित्य से कुछ भी विविध में पूछा जा सकता है। तो मैं सारी तैयारी आपकी करा रहा हूँ। आइए देखते हैं कि ये मैंने आपको सिलेबस बताया। अब हम पहला टॉपिक लेते हैं कि भारतीय भाषाएं और हिंदी। देखिए, पहला पॉइंट है आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं का क्या संबंध है और हिंदी से हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, हिंदी कहाँ से आई है, ये सारा टॉपिक आपको मिलेगा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। अब देखें हिंदी शब्द की उत्पत्ति। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये हिंदी शब्द है, देखो हिंदी 2 तरह से लिखते हैं, आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये दोनों रूप हिंदी के प्रचलित हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। आइए हम देखते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सन 712 ईस्वी में अरब के खलीफा के दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया और सिंध क्षेत्र के राजा दाहिर सेन थे। कठिन लड़ाई में राजा दाहिर सेन पराजित हो गए और मोहम्मद बिन कासिम का सिंध क्षेत्र पर अधिकार हो गया। मोहम्मद बिन कासिम एक लुटेरा था, वो बार बार आता रहा, भारतीय क्षेत्रों को लूटता रहा और यहाँ से ढेर सारा सोना और अन्य द्रव्य धन सामग्री ऊँटों और छकड़ों और गधों घोड़ों पर अरब लेके जाता रहा। तो हर बार जब वो आक्रमण करता तो कुछ ना कुछ लोग, यहाँ की आबो हवा बड़ी अच्छी थी, सिंधु नदी थी, उसे सिंधु कहते थे, अब सिंध कहते हैं। तो सिंध नदी की आबो हवा बड़ी अच्छी थी, जलवायु बड़ी अच्छी थी, तो कुछ अरबी सैनिक यहीं बस जाते क्योंकि उन्हें पता था अगले 6 महीने बाद फिर आक्रमण करने आएगा। इस तरह कई आक्रमण होते रहे। अच्छा, ये अरब और ईरान की मिली जुली सेनाएं आती थीं, फारस की सेनाएं आती थीं, ऐसे कह लीजिए। तो जो जितनी बार आक्रमण हुआ उतनी बार कुछ न कुछ लोग सिंध नदी के किनारे बसते जाते। धीरे धीरे दोनों सभ्यताओं में मेल मिलाप हुआ। तो उन लोगों ने पूछा होगा कि इस दरिया का क्या नाम है, लोगों ने बताया सिंधु। तो उस समय ईरानी और अरबी वर्णमाला में स अक्षर नहीं था, ये वाली स ध्वनि नहीं थी, इसके बदले वो हा बोलते थे। आज भी देख लीजिए, हिंदी में होता है सप्ताह और उर्दू में कहते हैं हफ्ता, ऐसे
हफ्ता लिखा जाता है उर्दू में, तो सा के बदले वो हा बोलते थे, तो वो सिंधु नहीं कह पाए। ये सिंधु नदी का नाम था, इसे नहीं कह पाए, बल्कि इसके बदले उन्होंने हिंदू कहा। तो नदी का नाम उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, और सिंधु के आसपास के क्षेत्र को फिर हिंदू के आधार पर हिंदुस्तान कहा, और जो लोग यहाँ रहते थे उन्हें हिंदू कहा, और जो उस समय की भाषा विकसित हो रही थी, निकल रही थी, उसे हिंदी कहा। सिंधु को बदले हिंदू, और हिंदू से हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, और उनकी भाषा हिंदी। पहले वो हिंदवी के रूप में प्रयुक्त होती थी, ऐसे हिंदवी, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे उसने हिंदी का रूप धारण कर लिया। अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये रही हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द ईरानियों के देन है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी स्वयं हिंदी का नहीं है, फारसी भाषा का शब्द है। अब देखें भाषाओं का विकास क्रम कैसे हुआ। हमारे यहाँ सबसे पहली बोली जाने वाली भाषा थी संस्कृत, इससे बनी पाली, इससे बनी प्राकृत, फिर प्राकृत से ही नई भाषा बनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ। ये हमारी भाषाओं का विकास क्रम है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, सारे आप देखें कि सबकी जननी संस्कृत है। उत्तर भारतीय भाषाओं की, अधिकतर भाषाओं की जननी संस्कृत है, और संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। जब पूरे विश्व को सभ्यता का ज्ञान नहीं था, तब हमारे यहाँ चारों वेद लिखे जा चुके थे। संस्कृत भाषा के बाद जो दूसरी भाषा आई वो फारसी है। तो अब देखें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी, ये विकास क्रम है। अब देखें संस्कृत का समय क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले से 500 साल पहले तक संस्कृत भाषा। अब आप देखें संस्कृत इतना ही नहीं है, संस्कृत तो पुरानी भाषा है। भगवान राम से पहले भी, त्रेता युग में राम हुए थे, उससे पहले वेद लिखे जा चुके थे। राम ने भी वेद पढ़ा, कृष्ण ने भी वेद पढ़ा। तो ठीक नहीं बताया जा सकता कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कब से हुई, लेकिन हमारे भाषा वैज्ञानिक शब्द अशुद्ध है। भाषा विज्ञानी 1500 ईसा पूर्व से पीछे नहीं जाते, उन्होंने बाकी का छोड़ दिया। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत मानी जाती है। उसके बाद पाली और पाली, ये दो तरह के इसकी वर्तनी मिलती है। मैं इसे ठीक मानता हूँ पाली को, कुछ विद्वानों ने पाली भी कहा है। मैंने आपके लिए दोनों शब्द चयनित कर दिया है। तो पाली का उद्भव हुआ 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन तक, मतलब 500 ईसा पूर्व से सन तक पाली भाषा। फिर देखें प्राकृत ईस्वी सन से 500 तक, 500 ईस्वी तक, ये ईस्वी तक आ गई। और उसके बाद अपभ्रंश आई सन 500 से 1000 तक। अपभ्रंश 500 से 1000 तक मानी जाती है। अब आगे देखें 1000 से हिंदी मानी जाती है, 1000 से हिंदी। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे अच्छे हिंदी के इतिहास लेखक हुए हैं। अधिकतर बातें, अधिकतर संस्तुतियाँ उन्हीं की मानी जाती हैं। तो राउंड फिगर में हम मानेंगे हिंदी 1000 से अब तक। वैसे संवत 700 से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। अब संवत सन से 57 साल आगे होता है, 57 साल आगे होता है। संवत सन से 57 साल आगे चलता है। तो एक राउंड फिगर में हिंदी की उत्पत्ति सन 1000 से मानी जा सकती है, राउंड फिगर में। वैसे 600 ये सन में ही राउंड फिगर ही ठीक है। अब देखें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का विकास निम्न अपभ्रंशों से हुआ। आपने देखा कि संस्कृत, उससे विकसित पाली, उससे विकसित प्राकृत, उससे विकसित अपभ्रंश, और अपभ्रंश से विकसित हिंदी। तो आदि जननी तो सबकी संस्कृत है, लेकिन हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ। अब 6 प्रमुख अपभ्रंश थे, मैं आपके सामने रखता हूं उन सारे अपभ्रंशों को, जिसमें नंबर 1 है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश, ये शौरसेनी जो शब्द है ये शूरसेन, राजा शूरसेन थे, ये मथुरा के राजा थे। तो
तो इनके नाम से शौरसेनी अपभ्रंश है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से एक तो पश्चिमी हिंदी विकसित हुई, दूसरी राजस्थानी हिंदी विकसित हुई। नंबर 2 अर्धमागधी अपभ्रंश, इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। नंबर 3 मागधी अपभ्रंश, इससे बिहारी हिंदी, बंगला और उड़िया ये 3 भाषाओं की उत्पत्ति हुई, और असमिया 4 भाषाओं की उत्पत्ति हुई इससे। अब देखें कि जो प्रमुख अपभ्रंश है वो है शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, पैसाची, महाराष्ट्री, ये 6 प्रमुख अपभ्रंश हैं। शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति हुई, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई, मागधी से बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया और असमिया की उत्पत्ति हुई, खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति हुई, पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी, सिंधी और लहंदा ये भाषाएं विकसित हुईं, और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा विकसित हुई, मराठी भाषा विकसित हुई। तो आपने देखा कि 6 प्रमुख अपभ्रंशों से अधिकतर भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। अब देखें कि हिंदी एक भाषा है, देखें हिंदी एक भाषा है और 5 उसकी उपभाषाएं हैं। हिंदी एक भाषा है, उसकी 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। भ्रमित मत होइएगा, कुछ लोग 18 कहते हैं, 18वीं बोली कोई नहीं है, हिंदी की 17 बोलियां हैं बस। विश्व में 13 प्रमुख भाषा परिवार हैं। भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। पूरे संसार में 13 भाषा परिवार हैं। पूरे संसार को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है, जिसमें भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा परिवार है। उसमें भारतीय अधिकतर भाषाएं और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू सारी भाषाएं इसी भारोपीय भाषा परिवार की हैं। जर्मन, फ्रेंच, रशिया ये सारी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार की हैं। इसलिए हिंदी, अंग्रेजी के अधिकतर शब्द मिलते हैं। अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, लैटिन इन सब के अधिकतर शब्द मिलते हैं, क्योंकि ये एक ही परिवार की भाषाएं हैं, भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं। मेरे वीडियो हैं हिंदी भाषा उत्पत्ति और विकास, उस पर मैंने 4 वीडियो दिया है। मैंने विस्तार से पूरी चर्चा की है। आप प्लेलिस्ट में जाकर अगर आपको गहराई से अध्ययन करना है तो आप देख सकते हैं। अब देखें, भारत में जो 13 भाषा परिवार हैं उनमें भारोपीय, द्रविड़, चीनी और ऑस्ट्रो एशियाटिक ये भाषा परिवार मिलते हैं। जो 13 प्रमुख भाषा परिवार हैं पूरे संसार में, उसमें भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ये चारों बोलियां भारत में बोली जाती हैं। और 13 भाषा परिवार हैं और लगभग 3000 भाषाएं पूरे विश्व में बोली जाती हैं। 3000, 2796 संख्या है, लेकिन भाषाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। इसलिए अगर हम राउंड फिगर या पूर्ण संख्या की बात करें तो 3000 भाषाएं मिलती हैं। अब आप देखें कि जो ये हिंदी है, हिंदी स्वयं हिंदी का शब्द नहीं है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी अपने आप में फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि फारस वाले, ईरान और अरब वाले आए तो उन्होंने बताया कि हिंदी, हिंदुस्तान के हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है और हम हिंदू हैं, हमारी भाषा हिंदी है। ये अरब वालों ने, ईरान वालों ने हमें बताया आकर के। तो हिंदी स्वयं फारसी भाषा का शब्द है। अधिकतर भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है। अब देखें, गौतम बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों मिलाकर के त्रिपिटक कहा जाता है। जातक कथाएं, 600 जातक कथाएं हैं। ऐसा माना जाता है गौतम बुद्ध ने 600 बार जन्म लिया था विभिन्न जीवों के रूप में। उनके जन्म से संबंधित जातक कथाएं होती हैं। पाली को देश भाषा भी कहा जाता है। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देश भाषा कहलाती है, तो वो होगी पाली। आगे देखें, कच्चायन और मोगलान पाली भाषा के प्रमुख वैयाकरण हैं। वैयाकरण का मतलब व्याकरणाचार्य, व्याकरणाचार्य, इन्हें वैयाकरण कहते हैं। एक शब्द, वह व्यक्ति जो व्याकरण का ज्ञाता हो, वैयाकरण शुद्ध यही होगा। आगे देखें, महावीर स्वामी के उपदेश प्राकृत में है और इसे जन भाषा कहते हैं। प्राकृत को जन भाषा कहते हैं
और पाली को देश भाषा कहते हैं, प्राकृत को जन भाषा कहते हैं। अब देखें, प्राकृत के वैयाकरण वररुचि और हेमचंद्र ये दो प्रमुख व्याकरणाचार्य हैं। फिर अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे तो कई बार अपने कंपटीशन में मिला है कि अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? महर्षि पतंजलि ने किया था, जिन्होंने अष्टांग योग सूत्र की रचना की। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि योगियों के लिए मशहूर है। ये पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग किया था भाषा के अर्थ में। अपभ्रंश के उत्तर का रूप अवहट्ट है, अवहट्ट कहते हैं। अपभ्रंश के दो भाग हैं, अपभ्रंश का अंतिम रूप अवहट्ट है। अब देखें, वैश्वाड़ी अवधि का दूसरा नाम है। ये पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये स्मरणीय हैं, इन्हें भूलना नहीं है, इन पर आपकी विशेष निगाह होनी चाहिए, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। वैश्वाड़ी अवधि का दूसरा नाम है। अवधि एक बोली है, हिंदी की बोली है, उसका वैश्वाड़ी एक नाम है। अब देखें, खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि खड़ी बोली का अन्य नाम कौन सा है, तो वो है कौरवी। अब देखें, हिंदी का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग शरफुद्दीन यजदी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आपका ध्यान चाहता हूँ। हिंदी के अर्थ, भाषा के अर्थ में हिंदी का सबसे पहला प्रयोग शरफुद्दीन यजदी ने किया था सन 1428 ईस्वी में, और इनकी पुस्तक का नाम था जफरनामा। और ये तैमूर लंग के पोते थे। तैमूर लंग जिसने लगभग पूरे एशिया को विजित कर लिया था, तैमूर लंग के पोते थे शरफुद्दीन यजदी। एक आंकड़ा और है मेरे पास, 1228 ईस्वी में फारसी के कवि औफी थे। औफी, इन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग भारतीय भाषाओं के लिए किया है। फारसी के कवि औफी थे, इन्होंने हिंदवी शब्द का अर्थ, हिंदवी का प्रयोग फारसी भाषाओं, इसके लिए भारतीय भाषाओं के लिए किया है। पहले हिंदवी ही थी और हिंदवी से धीरे धीरे बोली का नाम हिंदी हो गया। चाहे आप हिंदी ऐसे लिखें और चाहे आप हिंदी ऐसे लिखें, आधा नए के बाद आप अनुस्वार लगाने की भी आपको छूट है। तो इस तरह हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आपने देखा कि हिंदी एक भाषा है, 5 उसकी उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। अब देखें कि सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ये दो प्रमुख उपभाषाएं हैं। ये भाषा ही नहीं, ये उपभाषा है। तो उपभाषा है तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। राजस्थानी की 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती, ये 4 बोलियां हैं राजस्थानी की। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां हैं। फिर मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का जन्म हुआ है। बिहारी में 3 बोलियां, भोजपुरी, मगही, मैथिली। और बंगला उड़िया से हमसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ये तो मागधी अपभ्रंश था इसलिए मैंने लिख दिया है। और खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी में पहले तो हो गई गढ़वाली और दूसरी हो गई कुमायूनी, कुमायूनी, ये 2 बोलियां हैं। फिर पैसाची से हमसे कोई मतलब नहीं है, पंजाबी, सिंधी, इनसे हम हिंदी वालों को कोई मतलब नहीं है, और महाराष्ट्री से भी कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह हमने ये देखा कि सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां, राजस्थानी में 4 बोलियां, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां और पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां, ये कुल मिलाकर 17 बोलियां हो गई। अब जो हम लोग विविध की बात कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं कि 1228 में फारसी के कवि औफी ने सबसे पहला प्रयोग किया था, हिंदी के, भारतीय भाषाओं के लिए हिंदी का प्रयोग किया था। अब थोड़ी सी और चीज़ बची है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हम बात कर रहे थे जयपुरी बोली का दूसरा नाम ढूढ़ाड़ी है। जयपुरी राजस्थानी उपभाषा की 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती।
तो जयपुरी का एक दूसरा नाम ढूढ़ाड़ी है, जो मैंने आपके लिए ढूंढा है। ये जयपुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में कि ढूढ़ाड़ी जयपुरी बोली का नाम है। और अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी को तीन बहनें भी कहा जाता है। ये अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये उकार बहुला बोलियां हैं, मतलब इसमें छोटा ऊ की मात्रा अक्सर लगती है, तो ये तीनों बहनें मानी जाती हैं। और मैथिली बोली का प्रयोग भाषा के अर्थ में होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैथिली बोली का केंद्र दरभंगा है बिहार का, और मैथिली भारतीय संविधान में भाषा का दर्जा पा चुकी है। मैथिली है तो हिंदी की बोली, लेकिन उसे भाषा का दर्जा मिला हुआ है। और देखें, भोजपुरी भाषाभाषी सबसे अधिक हैं। भोजपुरी फिल्में आती हैं जिसे भोजीवुड के नाम से माना जाता है, तो भोजपुरी भाषाभाषी सबसे ज़्यादा हैं। भोजपुरी, हिंदी में भोजपुरी बोलने वाले बहुत हैं, भारत में तो हैं ही, विदेशों में बहुत से भोजपुरी भाषाभाषी हैं। जो गिरमिटिया मजदूर हुआ करते थे अंग्रेजों के ज़माने के, एग्रीमेंट पर जो मजदूर जाते थे भारतीय, उन्हें गिरमिटिया मजदूर बोलते थे। तो जितने भी गिरमिटिया मजदूर हैं वो अधिकतर भोजपुरी भाषाभाषी, उनकी सरकारें हैं। मॉरिशस, गुयाना, चिली, ट्रिनिडाड टोबैगो, यहाँ सब भारतीय मूल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। तो भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और अगला पॉइंट है गढ़वाली। ये गढ़वाली जो की बोली है, जो पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी की बोली है, ये गढ़वाली का दूसरा नाम जौनसारी है। जौनसारी, गढ़वाली का दूसरा नाम जौनसारी है ये। और ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भी कहते हैं। हरदोई में कन्नौजी बोली बोली जाती है। गौर करने लायक बात है, क्योंकि हरदोई लखनऊ और उन्नाव से सटा हुआ है, और शाहजहांपुर से। तो लखनऊ में भी अवधी, उन्नाव में भी अवधी, शाहजहांपुर में भी अवधी, लेकिन हरदोई में कन्नौजी बोली जाती है। इसलिए मैंने आपके लिए ये पॉइंट छांटा है। फिर देखें, संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। 4 भाषाएं ही देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। फिर अगला है पद्मावत। अवधी का प्रथम महाकाव्य है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। पद्मावत अवधी का प्रथम महाकाव्य है। और आगे बढ़ते हैं, 2-3 पॉइंट और हैं आपके लिए। देखो, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखा है प्रिय प्रवास। और आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। भिखारी ठाकुर, भोजपुरी का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। भिखारी ठाकुर बिहार के हैं और लोक नाट्य लिखते हैं। अब तो इनकी डेथ हो गई है। शेक्सपियर कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर। हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद माने जाते हैं। इन्हें सरहपा भी बोलते हैं। सरहपा ये सिद्ध हैं। सिद्धों की संख्या 84 थी, जिसमें सरहपा सबसे बड़े थे। तो ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, संवत 700 के आसपास। लेकिन इनकी कोई रचनाएं नहीं मिलती। छोटे छोटे कविताएं इन्होंने सिर्फ लिखी थी, कोई रचना इनकी ठीक से नहीं मिलती। चर्या पद, इस तरह दोहा कोश इस तरह मिलती है, लेकिन वो पुस्तकाकार नहीं है। अब देखें, हिंदी की प्रथम रचना शावकाचार है, जो कि आचार्य देवसेन थे। एक जैन साधु थे देवसेन जी, उन्होंने हिंदी की पहली पुस्तक, जो कि अधिकतर विद्वान इस पर सहमत हैं, श्रावकाचार। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसके पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। तो इस तरह जो आपकी पुलिस भर्ती का जो पहला टॉपिक है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, वो मैंने इसमें आपको आपके सम्मुख परोसने की कोशिश की है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको इससे फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। शेष कल।